तो वो अपनी खूबसूरत आवाज में नात पढ़ दें। सर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मिस मैमूना मौजूद हैं? सर वो नहीं आई है मैमूना, तो खामोशी क्यों है? वो खामोशी इसलिए है कि मिस नगीना साहबा ने कहा है कि 4:30 बजे उनकी लाइट आती है। तो अच्छा जी, तो उनका वाईफाई जो है वो 4:30 बजे नींद से बेदार होता है। ठीक है। चलें थोड़ा सा देख लेते हैं चंद मरूजियां इजाफी। इकबाल ने रुबाइयात भी लिखी हैं, उर्दू में रुबाइयात भी लिखी हैं और फारसी में भी रुबाइयात लिखी हैं। रुबाइयात के हवाले से उमर खयाम एक बहुत बड़ा नाम है, और इकबाल की जो फारसी रुबाइयात हैं उनके मंजूम तराजम हुए हैं, और एक मंजूम तर्जुमा अरमुगान मशरक के नाम से अब्दुल अलीम सिद्दीकी ने किया है। अरमुगान मशरक के नाम से अब्दुल अलीम सिद्दीकी ने रुबाइयात इकबाल का मंजूम उर्दू तर्जुमा किया है। अच्छा, एक लफ्ज है, अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं देहकान, देहकां, जबकि दाल पर जबर है, दहकां होता है। दहकां कहते हैं, दहकान किसान को कहा जाता है। इसी तरह सेकंड ईयर का पहला सबक है मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज, इसको पढ़ते हैं मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज। इसको उम्र भी नहीं पढ़ना, अमर भी नहीं पढ़ना, उमर पढ़ना है। मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज। इसी तरह एक और लफ्ज होता है सैन्फ, सैन्फ सुखान बोलना चाहिए। और एक और लफ्ज होता है नज्म और नस्र। अक्सर बच्चे अपने मकामी लहजे की वजह से नाज़्म को नज़म और नासर को नसर पढ़ते हैं, जो कि गलत है। नज्म और नसर दुरुस्त तरकीब है। इसी तरह एक और लफ्ज होता है मनकबत, मनकबत। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी स्क्रीन शुरू हो जाएगी, शो हो जाएगी। ये मैं इजाफी मालूमात आपको दे रहा हूँ। स्क्रीन के अलावा ये वो दूसरी स्क्रीन समझें दो जो आम
जो लोगों ने कुल्फी में या मशरूबात में मिलाई होती है ना, वो इजाफी मीठे के लिए। जी सर, तो बहुत शुक्रिया। ये जो मेरी मारूजियां हैं, ये जो मैं मालूमात दे रहा हूँ ना, ये वही स्क्रीन है, 2 नंबर स्क्रीन। कोई नामो निशान पूछे तो ऐ कासिद बता देना। कोई नामो निशान पूछे तो ऐ कासिद बता देना, तखल्लुस दाग है वो आशिकों के दिल में रहते हैं। मिले मुझसे तो फरमाया तुम ही को दाग कहते हैं, तुम ही हो माहे कामिल में, तुम ही रहते हो लाले में। माहे कामिल जो 14वीं रात का चांद होता है, चांद में भी एक दाग होता है। लाला, गुले लाला जिसको ट्यूलिप कहा जाता है, लाला के बारे में मशहूर है कि जब भी राह इश्क में कोई शहीद होता है तो उसका खून रायगा नहीं जाता, वो जमीन के अंदर जज्ब नहीं होता, बल्कि लाले की शक्ल में दोबारा जमीन पे आ जाता है। इसी तरह उशाक के दिल में भी गम की वजह से, हिज्र और जुदाई की वजह से उनके दिल में भी दाग होता है। अच्छा, एक और शेर है ख्वाजा हैदर अली आतिश का, सफर है शर्त मुसाफिर नवाज। अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं बहतीरे, जबकि दुरुस्त तलफ़ुज़ है बहतेरे। बहुत रे से निकला है ना, बहुत रे, बहतेरे। हजार हा शजर, शजर सायादार राह में है। इसी तरह एक और लफ्ज है जो कि करेक्टर है, किरदार है फसन आजाद का, खूजी। खोजी हम इसको बोलते हैं, खोजी नहीं है बल्कि खूजी, यानी ऐसा शख्स के जिसको किसी चीज की लत पड़ गई हो उसको खूजी कहते हैं। तो चूंकि इसको वो अफीम खाने की लत थी ना, इसलिए इसका नाम खूजी रखा गया है। असल नाम तो इनका ख्वाजा बदियो जमा था। इसी तरह आवाज नहीं आ रही। मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। अच्छा, तो और कौन सी मरूजियां थी? अच्छा, कुछ जो शोरा थे, अब आवाज आ रही है? जी सर। जी सर जी। यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। हाँ जी, तो ये मैं इजाफी मालूमात आपको दे रहा हूँ। मैडम साहबा की लाइट मेरे ख्याल में 4:30 पे आनी है, 4:30 बजे आनी है। तो अभी 5-10 मिनट हैं, तो चलें कुछ ना कुछ मरूजियाँ इजाफी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कुछ शोरा किराम पैदाइशी नबीने थे, जैसे हाशमी बीजापुरी थे, लेकिन कुछ की बसारत बाद में जायल हुई थी। खान आरजू भी आखिरी उम्र में जो है ना, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी जायल हो गई थी बसारत। इसी तरह जुर्रत, जुर्रत के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी बसारत जायल हो गई थी। और मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में कहा जाता है कि उनके उनके आबाओ अजदाद, उनके वालिद घोड़ों की तिजारत करते थे। और एक थे सादत यार खान रंगीन, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हाथियों की तिजारत करते थे। और एक हाथी मोमिन खान मोमिन को भी कसीदा लिखने पर दिया गया था। और एक हाथी रोजाना का कितना खाता होगा? तकरीबन मैंने तो सुना है 5 टन खुराक खाता है रोजाना। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे स्लाइड शो नहीं हो रही।
वालेकुम सलाम। स्लाइड हमें भी शो नहीं हो रही। ओ ठीक है सर। हाँ, ये आलमी मसला बना हुआ है मैम नगीना साहबा की तरफ से। जी जी कोई बात। अच्छा, हम एक और सवाल ये भी होता है कि वो कौन से शायर हैं जिन्होंने 17 जुबानों में शेर कहे। वो सादत यार खान रंगीन हैं। और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में तो मशहूर है, जब उनको खाकानी हिंद का खिताब दिया गया तो उन्होंने 18 अशार पर मुश्तमिल एक ऐसा कसीदा लिखा था कि जो कि 18 मुख्तलिफ जुबानों में था। इसी तरह मीर अली औसत रश्क, ये शेख इमाम बख्श नासिक के शागिर्द थे। मैम जी जल्दी आए, हमारी मरूजियां खत्म हो रही हैं। मैम गुम है। सर मेरे ख्याल में 6 माह का टाइम खत्म हो जाएगा, आपके पास से मरूजियां तो खत्म नहीं हो सकती। जी सर, आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, मरूजियां तो ज्यादा हैं, 6 लाख से भी ज्यादा मरूजियां हो गई अब तो। तो सर आप गालिब के बारे में बता दें। गालिब के बारे में बताऊं? सर जो गालिब की बीवी थी उनकी बहन का नाम क्या था? उनकी बहन का नाम तो इस वक्त मुझे याद नहीं है। सर इकबाल के बारे में कुछ अस्सलाम बता वालेकुम दें। सर आबादी बेगम, सर मैंने सुना उनकी बहन का नाम आबादी बेगम था, यानी जो उनकी साली लगी थी, साली होंगी पता नहीं क्या। पता नहीं। सर ये मैंने कहीं पढ़ा था, अस्सलाम इसलिए मैंने वालेकुम। कंफर्म करना था आपसे। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब आगरा के कस्बे काला महल में पैदा हुए थे 27 दिसंबर 1797 में। और गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। और एक गली थी, गली कासिम जान, पुरानी दिल्ली में, तो इनका इंतकाल वहीं हुआ था। इनकी बीवी का नाम उमराव बेगम था। इनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग और वालदा का नाम इज्जत उन निसा बेगम था। इनके दादा मिर्जा कोकान बेग समरकंद से हिजरत करके पहले लाहौर आए थे। 1796 में गालिब की पैदाइश से 1 साल पहले मिर्जा अब्दुल्ला बेग का निकाह आगरा के एक फौजी अफसर ख्वाजा गुलाम हुसैन की बेटी इज्जत उन निसा से हुआ था। इनके गालिब के एक छोटे भाई भी थे, मिर्जा यूसुफ अली बेग, जो 18 अक्टूबर 1857 को गदर में मारे गए थे। रियासत अलौर में इनके वालिद मिर्जा अब्दुल्ला बेग, वहां पर ये सिपाही थे। और 1802 में राजगढ़ के मकाम पर एक झड़प हुई और ये मारे गए। और गालिब के एक चाचा भी थे, मिर्जा नसरुल्ला बेग। ये मिरहट्टा फौज में ये किलादार थे। और चूंकि उनकी औलाद नहीं थी, बे औलाद थे इनके चचा गालिब, इसलिए इन्होंने गालिब को अपना बेटा बना लिया था। नाकदीन कहते हैं कि गालिब लाशऊर का शायर है। और कुछ नकाद कहते हैं कि उर्दू का पहला फलसफी शायर भी गालिब है। गालिब की अजमत क्या है?
अक्सर सवाल पूछा जाता है। गालिब की अजमत उनकी फिक्र में पोशीदा है और उनकी फिक्र का इजहार कैसे होता है? उनकी फिक्र का इजहार उनकी शायरी से होता है। कैसे उनकी शायरी से फिक्र का इजहार कैसे होता है? क्योंकि उनके कलाम में जो अल्फाज होते हैं वो गंजीना मानी का तिलिस्म होते हैं। बड़े मौज़ूआत क्या रहे हैं गालिब की शायरी के? इंसान, खुदा और कायनात, ये गालिब की शायरी के बड़े मौज़ूआत रहे हैं। मारिफत का गहरा शऊर रखते थे लेकिन अमली सूफी नहीं थे, साहिब हाल नहीं थे बल्कि साहिब काल थे। वहदतुल वजूद या वजूदी फलसफे के मानने वाले थे। वजूदी फलसफा ये है कि सब कुछ खुदा की जात का हिस्सा है। मुख्तलिफ खिताबात से भी नवाजा गया था इनको, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, बहादुर निजाम जंग। इनकी उर्फियत मिर्जा नौशाह थी। अक्सर इस लफ्ज को हम नौशा पढ़ते हैं जो कि गलत है। नौशाह, नौ का मतलब है नया, शाह का मतलब होता है शहजादा या जवान। तो ये उनकी उर्फियत थी और गालिब को ये नाम पसंद नहीं था। गालिब जब छोटे थे तो एक शादी में जो है इस तरह का अजीब व गरीब लिबास पहनकर आया और सारी खवातीन हंसने लगी और नौशा नौशा कहकर पुकारने लगी। जिंदगी के हकायक को और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझा इन्होंने। एक तो फिक्र, दूसरा इंसान, खुदा, कायनात, इनके कलाम की मुसल्लस, तीसरा इंसानी हकायक और इंसानी नफ्सियात को गहराई में समझा। उसके बाद तलखी अयाम और तलखी हियात, इनका कलाम इन दोनों चीजों से मामूर है। शागिर्दों में इनके मिर्जा हर गोपाल तफ्ता, मीर मेहदी हुसैन मजरूह, मुंशी शिव नारायण, नवाब जियाउद्दीन अहमद। पहला शेर गालिबन 10 साल की उम्र में 1807 को गालिब ने पढ़ा था। इब्तदा में तखल्लुस असद इख्तियार किया, फिर 1816 में असद की बजाय अपना तखल्लुस गालिब रख लिया, क्योंकि इनके जमाने में एक शायर थे मीर अमानी असद। उनके सोकियाना अशार लोग गालिब से मुंसलिक करने लगे। इसलिए गालिब का जो दीवान है मुख्तसर है। पहली बार अक्टूबर 1841 में सैयद अल अखबार के मुताबे से छपा। सैयद अल अखबार सर सैयद के बड़े भाई का अखबार था। अठारह अगस्त 1810 को गालिब की शादी हुई थी। 1813 में गालिबन इन्होंने आगरा को खैरबाद कहा और हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली सेटल्ड हो गए थे, आबाद हो गए थे। गालिब के कलाम की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इनका जज्बा इश्क। आपको पता है कि गजल की जो सबसे नुमाया खूबी है वो भी हुस्न और इश्क है। तो गालिब के नजदीक जो इश्क है, इन्होंने इश्क को इंसानी नफ्सियात से जोड़कर बयान किया है। इनके तस्वर इश्क में भी एक मुस्तबिराना शान होती है। गालिब इश्क की अजमत के कायल थे, लेकिन इश्क के अंदर जो सरेखम तस्लीम करने वाली सिफत है
वो जो उर्दू शायरी में आशिक के साथ एक बेचारा आजिज और मासूम बना रहता है और मिस्कीन बना रहता है, तो ये जो आज की आजिजी और मिस्कीनी थी और इनकसार था, ये गालिब को पसंद नहीं था इश्क में। शमा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोला इश्क सियापोश हुआ मेरे बाद। नरगिसिया देखें, इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। कुछ कहते हैं कि बुझाए ना बने। गालिब सनाए ख्वाजा बजज़दा गुज़ाश्तम काज़ात पाक मर्तबा दान मोहम्मद अस्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिधा में नात लिखी थी इन्होंने। पेंशन के सिलसिले में पेंशन पर एक पूरा वाकया है। लो जी, स्लाइड ऑन हो गई है जी। चलें जी, गालिब को यहीं सॉरी से सर, मैंने बताया था, सॉरी सर, मैंने बताया था डिस्टरबेंस के लिए, सॉरी। जी जी, आपने बताया था और हमने मौके से फायदा उठाया और बहुत सी बातें कर ली बच्चों के साथ। सर पुरानी सर मैं भी आज सो गई रिकॉर्डिंग थी। है वो ऑफ कर दूं या वो ही रहने दूं? बच्चों को सेंड करनी होगी ना। अस्सलाम वालेकुम जी, सर। स्लाइड नंबर 1, पहली स्लाइड शो कीजिए। सर रिकॉर्डिंग जो पुरानी है वो ऑफ कर दूं? किसी ने लगा दी थी। ये बच्चे भी मेरे साथ स्लाइड को टच कर रहे हैं, प्लीज स्लाइड को टच मत करें। आप सर, सब मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिकॉर्डिंग को भी ना छेड़ें, स्लाइड को भी टच ना करें, टेक कंट्रोल को कुछ ना कहें, स्पीकर को भी कुछ ना कहें, बस स्पीकर ऑन करके हमारी बातें सुनते रहें। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। कि उसे चेंज कर दूं? जी, वो रिकॉर्डिंग भी साथ साथ रहे, कोई इशू नहीं है, उसमें भी हमने काफी बातें कही हैं। ठीक है सर। सर बकायदा सेशन शुरू हो गया है या नात वगैरह और इसका कोई रहता था? जी, आज अनम ने नात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ी है और मैं चाह रहा था कि आप नात पढ़ें और सोने पे सुहागा हो जाए, तो आप को बारहा पुकारा। वो कहते हैं ना कि इतनी आवाजें दी कि गला बैठ गया, तो यूं नहीं फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। तो हम आपको तलाश करते रहे और आप सोते रहे। चलें, हमारे नसीब। सर फिर अब पढ़ रही हूँ, मैं तो इसमें 4:30 बजे वाले ख्याल पे थी। हाँ जी जी, चलें आज सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। तो मैडम से पहला सवाल पूछिए। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 19। हमारा पहला हिस्सा होता है ग्रामर का। पहली मारूजी है कि इसमें मस्दर किसे कहते हैं। ऐसा इस्म जो खुद तो किसी कलमा से ना बना हो मगर उससे दूसरे कलमात बन सकें। इसकी पहचान यह है कि इसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। मस्दर अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है निकलने का मकाम, निकलने की जगह। इसकी पहचान ये है कि लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना आता है, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना वगैरह। ये इसमें मस्दर है। शर्त यह है कि मस्दर से दूसरे अल्फाज बनाए जा सकें। इस्म मुश्तक, अब ऐसा इस्म जो मस्दर से बना हो लेकिन उससे फिर मजीद कोई और कलमा या कोई और लफ्ज ना बन सके, उसको इस्म मुश्तक कहते हैं। जैसे लिखना मस्दर से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई। इसी तरह है अब शेरी इस्तिलाह, आमद किसे कहते हैं।
तख्लीकी फन में शेर जब बगैर किसी शऊरी कोशिश के कहे जाएं तो ये अमल आमद कहलाएगा। यानी खुद ब खुद जब अशार आपके नाजिल होंगे, वही की सूरत में जब नाजिल होंगे और आप बगैर किसी शऊरी कोशिश के जब शेर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसको आमद कहा जाता है। आमद का मुतज़ाद आवर्द होता है। इहाम ये एक सनत का नाम है जो कि उर्दू शायरी में मुस्तमल है। इहाम अरबी लफ्ज है। इसके लुग़वी मतलब होते हैं वहम में डालना। यानी इहाम में शायर एक ऐसा लफ्ज कलाम में इस्तेमाल करता है कि जिसके दो मानी निकलते हैं। एक मानी करीब का होता है और दूसरा मानी बईद का होता है। आमतौर पर कारी या सामे इस वहम में पड़ जाता है कि करीब के मानी हैं या बईद के मानी हैं, लेकिन शायर की मुराद बईदी मानी होते हैं। मिसाल के तौर पर शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब एक आम इंसान ये समझता है कि जब इंसान मस्जिद में जाता है तो वहां पर वो अल्लाह अल्लाह करता है, इबादत करता है। लेकिन मोमिन यहाँ कह रहे हैं कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन के रात मस्जिद में गए और वहां बड़ी मुश्किल से हमने रात काटी, क्योंकि वहां पर शेख या वाइज मौजूद थे और वाइज की जो मुनाफिकत है और जो शेख का दोगलापन है वो शोरा इकराम पर अयां होता है। इसलिए वो शेख या वाइज की महफिल में नहीं बैठते, बल्कि वो रंद की महफिल में बैठना पसंद करते हैं। तो इसलिए कहा कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, के रात हम शेख के पास जा फंसे और बड़ी मुश्किल से जो है ना हमने वो रात काटी। तो यहाँ मस्जिद का तकद्दुस अपनी जगह पे, मोमिन का मकसद मस्जिद के मुतालिक नहीं बल्कि मस्जिद में बैठे हुए उस शेख और वाइस का था। बात में उसकी असर नहीं है, फिर भी वाइस को खबर नहीं है। तो ये वाली कैफियत थी। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर। इस्तारा ये इल्म बयान की एक सूरत है। इल्म बयान की 4 सूरतें होती है ना। अरबी में 12 उलूम मशहूर हैं, जिनमें से एक इल्म बयान है। इल्म बयान की 4 सूरतें होती हैं, तशबीह, इस्तारा, किनाया, मजाज मुरसल। तो इस्तारा जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। वैसे भी उर्दू में जितनी भी शेरी इस्तिलाहात हैं सारी ही अरबिक वर्ड्स हैं, वो अरबी से मुश्तक हैं। मैम ये पिछली स्लाइड ओपन कीजिए। बच्चों का कमाल है। जी मेंबर्स, मैंने आपसे गुजारिश की है कि आप स्लाइड पर टेक कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, सुकून से सुनते रहें। अगर आपका लेफ्ट हो जाए तो या आपको आवाज ना आए तो दोबारा ज्वाइन हो जाएं। इसी तरह एक दुरुस्त तलफ़ुज़ है। इस्तियारा के लुग़वी मानी है उधार लेना। दुरुस्त तलफ़ुज़ है सिक्का। सिक्का कहते हैं काबिल एतमाद शख्स को या मतीन शख्स को, संजीदा शख्स को। ऐसा शख्स के जिसकी राय मोतबर हो उसको सिक्का कहते हैं। एक और होता है सिक्का, सिक्का बंद जिसको कहते हैं, वो सिक्का है। ये तशदीद के साथ सिक्का है, सिक्का बंद यानी मुस्तनद माना हुआ। सिक्का तज़किरा निगारों ने मकामी रंग की वजह से नज़ीर को शायर तस्लीम ना किया। नज़ीर अकबर आबादी का कलाम देखे ना, तो उसमें वो उन्होंने आम लोगों के ख्यालात की नुमाइंदगी की है, मकामी तहजीब को बयान किया है। तो इसलिए जो मोतबर शुरा थे वो उनको शायर तस्लीम नहीं करते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड। जी सर।
अपना वो खुश लिबास बसंती दिखा नजीर, चमकाया हुस्न यार ने क्या क्या बसंत का। तो नजीर अकबर आबादी का जो कलाम है उनमें मकामी रंग नुमाया है, मकामी जोग्राफिया, मकामी तहजीब, मकामी रस्म रिवाज को उन्होंने नुमाया किया है। तो दरबार की वाहवाह और सिला की चाट एक आजाद ख्याल और जज्बीले शायर को चुपके चुपके ही, क्या लिखा है आगे, भटाई, झूठ और खुशामद या हज़्ल व तमस्खर पर इस तरह ला डालती है कि वो इसी को ही कमाल शायरी समझने लगता है। ये जुमले लिए गए हैं अल्ताफ हुसैन हाली की मशहूर किताब मुकदमाए शेर व शायरी से। भटाई किसे कहते हैं? ऐसा शख्स जो बादशाहों और अमीरों की मदाही करने वाला हो, मिरासी समझ लें। खुशामद करना, झूठी तारीफ करना। हाजिल का मतलब होता है बेहुदा बातें। और यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जज्बीला शायर। तो आप में से कोई बता सकता है कि जज्बीला शायर किसे कहते हैं? इंशाल्लाह खान सर इंशाअल्लाह खान इंशा को कहते हैं। वो तो उनको कहते होंगे, लेकिन जज्बीला शायर की तारीफ क्या है? कौन सा शायर होता है? जैसे एक मुतशायर होता है, एक जज्बीला होता है, एक भटाई होता है, एक मिरासी होता है, एक गवैया होता है, एक मरसिया खां होता है, कसीदा गो होता है। इसी तरह जज्बीला क्या होता है? रंगीन को कहते हैं। बातें रंगीन को सर उस लफ्ज में उसकी तारीफ छुपी हुई है। जो जज्बाती जी। शायरी करता है उसको जज्बीला शायर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जज्बाती शायरी तो करता है, लेकिन जज्बात की क्या तारीफ होती है? जज्बात क्या होते हैं? एहसास की शायरी, दिली कैफियत और एहसास को शेर में डालना को जज्बात कहते हैं। नहीं, जज्बा जो है दरअसल एक फित्री खूबी का नाम है। कलाम की फित्री खूबी रखने वाला शायर जज्बीला शायर कहलाता है। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि जिनकी सरेश्त में ये चीज शामिल कर दी जाती है कि वो शायर हैं। यूं समझे कि कुदरती शायर होते हैं। तो फित्री शायर को जज्बीला शायर कहा जाता है। एक शायर होता है और इसके मुकाबले में एक मुतशायर होता है। एक जज्बीला शायर और एक मुतशायर। तो जज्बीला शायर वो शायर होता है कि जिसके अंदर शेर कहने की फित्री खूबी मौजूद हो। अच्छा, ये जज्बीला शायर रंगीन को कहा जाता है। इसका मुझे आज तक कोई हवाला नहीं मिल सका, मैंने भी किसी किताब में नहीं पढ़ा। ये यार लोगों ने फेसबुक पे ऐसे लगा दिया है कि रंगीन है। होगा रंगीन, लेकिन इसको जरा सर्च करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जज्बीला शायर तो हर फित्री शायर को कह सकते हैं आप। सर जज्बा यानी जैसे साइकोलॉजी कहती है कि जज्बा आपकी फितरी सलाहियत है, जैसे गुस्से का जज्बा, जैसे हंसी का जज्बा, जैसे कोई भी आपका रवैया जो आपकी फितरत का हिस्सा होगा। तो मेरे ख्याल में जज्बीला शायर वही होगा जो आपके लफ्जों के मुताबिक फितरी यानी अपने जज्बातों एहसासात को इस महारत से बयान करे कि उसके जज्बे को बिल्कुल असल तरीके से जाहिर करे। जी, मतलब बाकी उसका गलती अब तखय्युल नुमाया हो, वो फित्री शायरी करें, उसका तखय्युल नुमाया हो, जज्बात। तो पता नहीं ये लोगों ने रंगीन कहाँ से पढ़ लिया। खैर, इसको देखेंगे। फित्री रुझान रखने वाला शायर जज्बीला शायर कहलाता है। तो अल्ताफ हुसैन हाली ने किसी खास शायर को जज्बीला शायर नहीं कहा, बल्कि हर वो शायर को जिसका फित्री रुझान होता है शायरी की तरफ। जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी सर कर दी। सर सैयद की आईने अकबरी की तकरीज किसने लिखी? जी, तकरीज के बारे में आप सबके इल्म में है कि किसी भी किताब
पर जो तारीफी राय होती है उसको तकरीज कहा जाता है। इसका पस मंजर भी आप सबको पता है कि उकास के मेले पर जो कादरुल कलाम शायर होता था वो एक कसीदे पर अपनी राय देता था और उस कसीदे को फिर खाना काबा पर लटकाया जाता था। तो ये जो आईन अकबरी है ये बुनियादी तौर पर जलालुद्दीन अकबर के जमाने में लिखी हुई किताब है। एक किताब लिखी थी अबू अल फाज़ल इब्ने मुबारक ने, अबू अल फाज़ल फैजी भी जिसको कहा जाता है, उन्होंने एक किताब लिखी थी अकबरनामा। ये अकबरनामा का दूसरा हिस्सा समझ लें। इसमें अकबर के जमाने के जो कवानीन थे वो सारे इसमें बयान किए गए हैं। आप सबके इल्म में है कि जलालुद्दीन अकबर ने 1556 से 1602 तक यानी 46 साल हुकूमत की थी। उसके जो हुकूमत का असले उसूल था, उसके जो कवानीन थे वो सारे इस किताब में मौजूद हैं। यानी टैक्स वसूल करने के कवानीन, जोग्राफिया, ये सारी चीजें। अबू अल फाज़ल फैजी ने अकबरनामा लिखा। अबू अल फाज़ल फैजी जो है ये अकबर के नवरत्न में भी शामिल था। अकबर खुद तो अनपढ़ था लेकिन उसे पढ़ने लिखने से खासा शगफ था। सर सैयद अहमद खान ने फारसी की इसी किताब आईन अकबरी की तसहीह करके इसके अहम अल्फाज के मानी यानी इसको मुरतब किया, इसके हवाशी लिखे, इसकी तसहीह की, इसकी तौज़ीह की। और ये 1855 में गलबन 1855 में सर सैयद अहमद खान ने इस किताब को शाये कराया था। अच्छा, सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि आईन अकबरी की जो तकरीज है वो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब लिखा। गालिब ने ये तकरीज लिख तो दी थी लेकिन सर सैयद को बिल्कुल पसंद ना आई। गालिब हालांकि बड़े थे उनसे। गालिब ने पता है तकरीज में क्या लिखा? बड़े मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किए थे गालिब ने। फारसी में तकरीज लिखी थी, वो फारसी में भी मैंने पढ़ी है और उसके बाद जो शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने उसका अंग्रेजी में जो तर्जमा किया है वो भी मैंने पढ़ा है और उसके बाद उस अंग्रेजी तर्जमे को उर्दू के कालब में जो ढाला गया है वो भी मैंने पढ़ा है। तो गालिब ने कहा था कि सर सैयद ने कदीम जिस्म से पुराने कपड़े उतार कर नया लिबास पहना दिया है। मैं सर सैयद के काम की तारीफ करके मुनाफिक नहीं बनना चाहता। देखें कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मुझे रियाकारी पसंद नहीं, मुझे अपनी सच्चाई पर फख्र है। एक और खूबसूरत बात, जो इल्म अदब को नहीं जानते उन्हें मेरी इल्मी हैसियत का क्या मालूम। पुरानी चीजों को देखने में क्या रखा है, जरा अंग्रेज की तरफ देखिए, उन्होंने क्या क्या कवानीन और इल्म दरियाफ्त कर लिए हैं। वो अक्ल और इंसाफ की बदौलत बहुत आगे निकल गए हैं। गालिब कहते हैं कि वो आग जो पत्थर रगड़ कर लगाई जाती थी ये लोग माचिस की तीली से लगा लेते हैं। भाप के जरिए ये लोग पानियों पर जहाज चलाते हैं। उनके आलात मौसीकी तारों से बेनियाज हैं। इनके अल्फाज परिंदों की तरह उड़ते हैं। इनकी खबरें चंद सेकंड में मीलों का सफर तय करती हैं। आप लंदन जाकर देखें, वहां की सड़कें रात को मोमबत्तियों के बगैर रोशन होती हैं। इन्होंने हर मैदान में सैकड़ों मुजाहिद पैदा किए हैं। फिर गालिब ने कहा था कि गड़े मुर्दे उखाड़ने अच्छी बात नहीं, फोतीदा रफ्तगान की परस्तिश कोई अच्छी बात नहीं। ये उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए थे।
तो सर, फतीदा रफ्त, जी जी, कौन है जी? नहीं सर, करके बोल दिया मैंने। माइक ऑफ रखें, हैंड रेज करके फिर बोलना है। जी सर, जी, कंटिन्यू करें। आईन अकबरी का पस मंजर, उसका सने इशात, उसके हवाशी, तसही, तौज़ीही, मुरत्तब सर सैयद अहमद खान, और गालिब की तकरीस और तकरीस का उर्दू तर्जमा, और गालिब का तस्वुर है साइंस। गालिब इसका मतलब है जदीद सियासी इजादात से बहुत मुतासिर हो रहे थे उन दिनों। हाँ, वो कलकत्ता में उन दिनों जो है ना, ये 1854 में गालबन नई नई रेलगाड़ी की लाइंस भी बिछाई गई थी, और जब वो रेलगाड़ियों को चलता हुआ देखता तो गालिब और ज्यादा परेशान होता होगा, तो इसलिए फिर उसने वो सारी भड़ास जो है इसी तकरीस पे निकाली। तो सर सैयद अहमद खान ने ये तकरीस अपनी किताब में नहीं शाये की थी, और बगैर तकरीस के ही किताब शाये कराई थी। ये गालबन 1855 में नवल किशोर के प्रेस से मेरे ख्याल में उन्होंने शाये की थी। मेरे ख्याल में इतना काफी है। नेक्स्ट देखें, गालिब के जो खतूत है ना, मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? बिल्कुल सर, क्लियर कट। सर, गालिब के जो खतूत हैं इनके बारे में बारहा बात हो चुकी है, बहुत से इनके खतूत के मजमूए भी हैं, लेकिन जो सबसे शानदार काम किया है वो डॉक्टर खलीक अंजुम ने किया है। उन्होंने गालिब के तमाम खतूत को 5 जिल्दों में मुरतब कर दिया है, और इसकी जो पहली जल्द है गालबन 1984 में छपी थी, और फिर इनकी जो लेटेस्ट जल्द है जो इनका, अच्छा, आज सेकेंड ईयर की क्लास को मैं मोहसिन उल मुल्क सबक पढ़ा रहा था, तो मैंने देखा कि मोहसिन उल मुल्क का जो खाका है मौलवी अब्दुल हक साहब ने लिखा है, तो वो भी अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर होते, अब टर्की अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का लफ्ज़ तुर्की होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर का तर्जुमा वजीर खारजा होना चाहिए। तो ये जो लोग कहते हैं कि जी सर अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए उर्दू में, वो भी गलत है। ठीक है जी, उर्दू का बजाते खुद कोई वजूद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ जबानों को अपने अंदर समो लेती है, तो इसका जखीरा अल्फाज बढ़ता है। एक तो जुल्म शेख इमाम बख्श नासिक ने किया कि 2 लाख अल्फाज जो है वो हिंदी के ज़ाय कर दिए थे, इतने खूबसूरत अल्फाज थे हिंदी के। अच्छा, तो बाबा उर्दू जो है अपनी तहरीरों में, इसी तरह अल्ताफ हुसैन हाली को देख लें, जा बजा उसने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो एक बच्ची कहने लगी मुझे कि सर आप जो है वो जो सन बताते हैं वो काइंडली उर्दू में बताया करें। पता नहीं उसका क्या मकसद था, लेकिन मुझे ज़रा सहूलत रहती है अंग्रेजी में बताने में, और आप लोगों को भी सहूलत रहती है ज़रा उसको समझने में। तो 1984 में 1984 में इनकी पहली जल्द शाये हुई थी, और सन 2000 यानी कि सन 2000 में इनकी जो लास्ट जल्द है वो छपी थी। अच्छा, इसकी जो पहली 4 जिल्दें थी उनमें जो खतूत की तरतीब थी वो मकतूब इलैह के अल्फाबेटिकली थी, यानी जो पहला खत अलिफ नाम का जो बंदा था उसका, फिर बे, फिर पे, इस तरह अल्फाबेटिकली अलिफ बाई तरतीब से इन्होंने वो 4 जिल्दें मुरतब की थी, मकतूब इलैह की अलिफ बाई तरतीब से। लेकिन जो इनकी आखिरी जल्द थी वो इन्होंने तारीख वार मुरतब की थी, यानी कि सन वाइज, तारीख वाइज। तो फर्स्ट ईयर में भी इनके दो खतूत हैं, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के, और वो डॉक्टर खलीक अंजुम की किताब से लिए गए हैं, मुरतब करदा किताब से, तो वो भी तारीख वार हैं, इसका मतलब है वो आखिरी जल्द में से लिए गए होंगे। तो
ये हो गया खलीक अंजुम साहब। अब आते हैं काते बुरहान। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की काफी तसानीफ हैं, जिनमें से एक मुतनाज़ और मशहूर तसनीफ है काते बुरहान। दरअसल एक फारसी लुगत था, उसका नाम था बुरहान काते। ये मौलवी मोहम्मद हुसैन तबरेजी ने फारसी लुगत लिखा था। ये जब गालिब को ये लुगत पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो उसमें बहुत सी गलतियां थी। तो गालिब ने एक रिसाले में उन गलतियों की निशानदही की और फिर 1861 में 1861 में गालिब ने वो रिसाला या वो तहरीर काते बुरहान के नाम से शाये करा दी। फिर यार लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये जो मौलवी साहब थे ये पीर भी थे और इनके मुरीदान ने गालिब पर वो दुश्मनाम तराजी की कि खुदा की पनाह, और गालिब को सैकड़ों खतूत लिखे गए एतराजात पर, गालियां भी दी गई थी गालिब को। बाद में फिर 1861 में गालिब ने उन तमाम एतराजात का इजाफा करके दुरफ्श कावियानी के नाम से 1865 में दोबारा इसको शाये किया था। यानी 1861 में 1861 में काते बुरहान, उसके बाद फिर गालिब पर एतराजात, फिर 1865 में दोबारा एतराजात का जवाब देकर 1865 में 1865 में दोबारा उसकी इशाअत हुई थी। अब सर किताब का नाम क्या? दुरफ्श कावियानी। इसका तलफ़्फ़ुज़ अक्सर लोग गलत बोलते हैं। इसको कुछ लोग कहते हैं दरफश कावियानी, कुछ लोग कहते हैं दुरफुश कावियानी, लेकिन दुरुस्त लफ्ज़ है दुरफ्श कावियानी। ये काव या कारवेश या कावा कहते हैं कि एक कुम्हार था, उसके बेटों को ईरान के बादशाह ज़हाक ने टुकड़े टुकड़े करके सांप के आगे फेंक दिया था, बड़े अजदे के आगे उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था। तो उसने अपने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए एक झंडा बनाया, चमड़े का झंडा, और वो झंडा आप नेट पे भी देख सकते हैं। उसमें 4 स्टार्स बने हुए थे। मेरे ख्याल में 4 बेटों को इनके कत्ल किया गया ना, तो 4 स्टार बने हुए थे। और फिर इसने एक जो असली बादशाह था फरीदोन, ईरान का असली बादशाह जिसको ज़हाक ने हटा दिया था, उसके साथ मिलकर ज़हाक के खिलाफ जंग की थी और वो जंग जीत गए थे। तो उसका जो झंडा था, उस झंडे को दुरफ्श कावियानी कहा जाता था। जी, दाग की वालदा के मुतालिक आप सब लोग जानते हैं, वजीर बेगम। और वजीर बेगम का ताल्लुक 4 मर्दों से रहा था, और सबसे पहले इनका ताल्लुक था वो नवाब शमसुद्दीन खान। हाँ जी, नवाब शमसुद्दीन खान के पास ये थी, और इनसे फिर ये दाग पैदा हुए थे। नवाब शमसुद्दीन खान को जब अंग्रेजों ने कत्ल करा दिया तो फिर ये बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फखरू से इसने शादी कर ली थी, और फिर ये भी किला मोहल्ला में रहने लगी, और दाग भी वहीं पर दाग की मुलाकात ज़ौक से हुई, और यूं उनको एक अच्छा मतलब शायर उर्दू अदब को मिला। और इसके साथ साथ जब गदर हुआ 1857 में, उसके बाद फिर दाग जो है रामपुर चले गए थे और नवाब कल्ब अली खान के दरबार में ये पहुंच गए थे। अच्छा, उसके बाद 24 साल तक ये रामपुर में रहे थे दाग, और यहीं उन्हें हिजाब, एक तवायफ थी हिजाब, उनसे इश्क भी हुआ था, और उससे मिलने वो कलकत्ता में भी गए थे, और उसकी याद में मसनवी फरियाद इश्क भी लिखी थी।
तो नवाब कल्ब अली खां की वफात के बाद फिर ये हैदराबाद दक्कन चले आए और निज़ाम ऑफ दक्कन ने के ये उस्ताद बन गए थे। उसने फिर दबीरुल मुल्क, फसीहुल मुल्क, नाज़िम जंग, बहादुर यार, इस तरह के खिताबात दिए। फिर ये 1905 में फालज की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके शागिर्दों की तादाद भी खासी है, कहते हैं कि 1500 शागिर्द थे इनके। और इकबाल भी दाग के शागिर्द रहे हैं, और नूर नारवी भी, जिगर मुरादाबादी भी, एहसन माराहरवी भी, सिमाब अकबराबादी भी, जिगर मुरादाबादी भी, ये सारे उनके शागिर्द थे। जी वजीर बेगम। नेक्स्ट मरूजी क्या है, जरा पढ़िए मैडम साहब। सर सैयद को लंदन में कौन सा खिताब मिला था? जी मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है जी। जी सर। तो सर सैयद अहमद खान को एक खिताब मिला था KCSI का, KCSI का खिताब मिला था। तो इस पर हमारी डिस्कशन हो चुकी है, तो कोई बता सकता है कि KCSI से क्या मुराद है? सर ये था नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर। सर जो सर का अवार्ड मिला था, उनको खिताब मिला था, वही नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये मैंने पहले भी बताया था, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। स्टार ऑफ इंडिया। के से मुराद नाइट है, सी से मुराद कमांडर ऑफ है, और एस से मुराद द स्टार है, और आई से मुराद इंडिया है। ये 1888 को इनको पहली मर्तबा KCSI का खिताब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। जी नेक्स्ट। मैडम साहब स्लाइड नेक्स्ट कीजिए जरा। सफरनामा मुसाफरान लंदन। सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने, जी मैडम साहबा कर दी है। यस। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने ये सफरनामा, सबसे पहले ये देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने ये सफरनामा कब किया था? 1869 में। फिर देखते हैं कि उस वक्त सर सैयद अहमद खान की एज क्या थी। उस वक्त सर सैयद अहमद खान की एज होगी तकरीबन 52 ईयर्स, क्योंकि 1817 में पैदा हुए थे ना। अच्छा फिर देखेंगे कि इन्होंने किन लोगों के साथ सफर किया था। अपने दो बेटे सैयद हामिद और सैयद महमूद, इसके साथ उनके दो मुलाजिम थे। एक का नाम था अजीमुल्लाह उर्फ छज्जू, और दूसरे का नाम था मिर्जा खुदादाद बेग। यानी आपको मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जो इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं, जो टेस्ट में भी पूछी जा सकती हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट। फिर तीसरी बात हम ये देखेंगे कि क्या सर सैयद अहमद खान ने ये सफरनामा बाकायदा लिखा था? जी नहीं सर, सर सैयद अहमद खान ने मुख्तलिफ खतूत में, मुख्तलिफ अपने दोस्तों को जो खतूत लिखे थे और अपने सफर का अहवाल दिया था, उन खतूत से ये सारा मवाद मुरतब किया गया है। फिर लिखेंगे
कि सर सैयद अहमद खान के दो बुनियादी मकासद थे ये सफर करने के, तो कोई बता सकता है मुझे? किसी को नहीं पता ना? सर ये अपने दोनों गरीब का निज़ाम तालीम मालूम करने के लिए। जी बिल्कुल, इनका जो पहला मकसद था वो ये था कि अंग्रेजों की तरक्की का राज जानने के लिए ये गए थे, जिसमें तालीम भी है, तहजीब भी है, सकाफत भी है, मुआशरत भी है, वो सारी चीजें हैं। यानी अंग्रेजों की तरक्की का राज जानने के लिए ये गए थे। और जो दूसरा इनका मकसद था वो ये था कि सर विलियम मेवर ये गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के। ये उत्तर प्रदेश एक रियासत थी, उसके ये गवर्नर थे सर विलियम मेवर। इन्होंने एक किताब लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, और ये किताब 4 जिल्दों में इसने लिखी थी, गालबन 1855 से 1861 तक। अच्छा, इस किताब में उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें भी की कि जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब उसने जा बजा अरबी किताबों के हवाले दिए थे, और वो अरबी किताबें ब्रिटिश म्यूजियम में थी। तो सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मैं उस किताब का मुतालिया करूं, और ख़ास तौर पर उन बुक्स का, उन रेफरेंस बुक्स का मुतालिया करूं कि जो जिनका हवाला इन्होंने अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद में दिया है। तो फिर ये 1.5 साल वहाँ इंग्लिस्तान में रहे थे, और इन्होंने 12 लेक्चर्स या 12 खुतबात लिखे थे। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये खुतबात किस जबान में थे और इनका पूरा नाम क्या था? बस मेमूना फिर सर कहते हैं कि अहमदिया लिखा था ना इन्होंने। मिस मेमूना फिर वो लोग कहते हैं कि जी हमें नैयर साहब ने फेल कर दिया। सर खुतबात अहमदिया लिखे थे और अंग्रेजी जुबान में लिखे होंगे, क्योंकि विलियम म्योर की किताब जो थी वो फिर उसका जवाब देने के लिए लिखी थी ना इन्होंने। यस, 12 लेक्चर्स इन्होंने लिखे थे, और उसका नाम था अल खुतबातुल अहमदिया अलल अरब वल सीरतुल हमदिया। ये उसका असल नाम था, जिसको बाद में सिर्फ मुखफ़फ़ करके खुतबात अहमदिया कहा गया। और फिर इनके जो उर्दू तराजम थे वो तकरीबन कोई 17-18 साल के बाद शाये हुए थे। सर बुक का दोबारा से नाम बताइएगा। सर जी जी, का नाम दोहरा दीजिए। अल खुतबातुल अहमदिया अलल अरब वल सीरतुल हमदिया। ओके सर, जज़ाकिल्लाह। ये जो मुसाफरान लंदन है ना, ये सफरनामा अलीगढ़ से शाये हुआ है, और इसको मुरतब किया है डॉक्टर असगर अली ने। नेक्स्ट मरूजी है सैयदुल अखबार, किसने जारी किया था? यहाँ पर लिखा है सर सैयद ने जारी किया था, तो इसकी तस्दीक कर लीजिए। सर सैयद के बड़े भाई सैयद मोहम्मद खान ने जारी किया था। यह 13 साल तक चलता रहा था। 1837 में जारी हुआ था और 1850 में गालबन इसका एंड हो गया था। और इसी प्रेस से गालिब का जो पहला दीवान है वो शाये हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही ने किस मलका का कसीदा लिखा? मलका विक्टोरिया। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि
हाली और इकबाल, इन्होंने मुल्क विक्टोरिया के कसायद क्यों लिखे और इनका झुकाव अंग्रेजों की तरफ क्यों था? आप में से कोई जी सर। साहिब इल्म व खैरात बता सकता है मुझे? सर, बताइए। क्या मलका विक्टोरिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ना मौलवी बरकतुल्लाह को, जिनको स्पेशली तौर पे इंग्लिस्तान भेजा गया था, उनसे उन्होंने उर्दू की तालीम ली थी। और फिर जो मौलवी वो थे, करीमुद्दीन नाम था, उनसे कुरान मजीद भी पढ़ा था, जो उनके बावर्ची खाने में भी थे। नहीं जी, और कोई बताए। हालांकि ये जो मलका विक्टोरिया थी, इसके जुबली के मौके पर हाली ने कसीदा लिखा था, और इसके मरने पर मरसिये लिखे थे। हाली ने भी लिखे थे और इकबाल ने भी। सर जी, आप ही रहनुमाई कर दें। आपका नाम क्या है जो आप बार बार मुझसे पूछ रही हैं? सर, मुजम्मिल रानी। सॉरी तो असल में अब आप लोगों का क्योंकि सतही मुतालिया है ना, असल में हुआ ये था, दो चीजें हैं, दो वाकयात हैं। हुआ ये था कि 1857 की जो लड़ाई है, आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि ये जागीरदारों और ब्रिटिश गवर्नमेंट की लड़ाई थी। अजान हो जाए। सर आवाज नहीं आ रही। आजान हो जाए यार। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आवाज पहुंच रही है मैडम साहब? वालेकुम अस्सलाम। जी जी। बिल्कुल सर, क्लियर। तो हाली और सर सैयद के रफ़का और इसके साथ साथ इकबाल, असल में ये था कि जो 1857 की जो लड़ाई थी, ये ख्याल किया जाता रहा कि ये जागीरदार तबका और अंग्रेजों की लड़ाई है। और दूसरी बात ये कि जो आम लोग थे वो मुगल हुकूमत के फरसुदा निज़ाम हुकूमत और
मदकूक निज़ाम से जो है ना परेशान थे। मलका विक्टोरिया ने उनको यकीन दिलाया था कि अब गरीबों के लिए आज़ादी और खुशी का दिन है। आप हैरान होंगे कि अल्ताफ हुसैन हाली 1857 की जंग के बाद खुद को आज़ाद और खुश समझते थे, और एक जगह तो उन्होंने ये भी लिखा था कि अंग्रेजी हुकूमत में रहकर मुसलमानों का मजहबी फर्ज है कि वो सल्तनत की इताअत करें, सल्तनत हिंद के खैर खा हों और वफादारी में साबित कदम रहें। अगर सल्तनत बरतानिया को कोई मुश्किल पेश आए तो जानो माल से उसका साथ दें। तो इसी तरह जब जंग आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने चुन चुन कर मुसलमानों को शहीद कराया था, तो चंद मुसलमानों का एक गिरोह, एक वफ्द मलका विक्टोरिया के पास गया और कहा कि हम पर यह जुल्म बंद किया जाए। और मलका विक्टोरिया के कहने पर वो जो है ना जुल्म सितम बंद हुआ था। और अलीगढ़ और दूसरे जो लोग थे वो मलका विक्टोरिया को एक मंजूम सपासनामा भी पेश करना चाहते थे शुक्रिया का, लेकिन उसके बाद फिर वो मलका विक्टोरिया की डेथ हो गई थी और हाल ही ने उनका मरसिया भी लिखा था। और बाद में वही सपासनामा मलका विक्टोरिया के मरसिया की शक्ल में जो है ना इकबाल ने लिखा था। तो ये वजूहात थी जिनकी बिना पर हाली और सर सैयद और इकबाल जो है वो मलका विक्टोरिया के खैर खा थे। अस्सलाम अच्छा वालेकुम जी, सर। वालेकुम सलाम। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकती हूँ? जी जी बताइए। जी इसी सिलसिले में जब ये गदर का वाक़या हुआ था तो 11 मई 1857 को जो है ये अलमे बगावत तब बुलंद हुआ था जब मुसलमान और हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ फौज में तकरीबन 300 के करीब ये आदमी थे, और इनको जो वो कारतूस दिए जाते थे वो गाय और सूर की चर्बी से बने हुए होते थे और वो उनको मुंह से खोलने पड़ते थे। तो एक वजह गदर की जो है वो यहाँ से अदम बुलंद हुआ, और दूसरी जो मुसलमानों पर जुल्म सितम बहुत ज़्यादा ढाए गए, उनमें एक वाक़या जो है वो कानपुर का है, जहाँ पर तकरीबन 400 के करीब अंग्रेज मर्द, औरत और बच्चे जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर जो है वो मौत की घाट उतारे थे। और एक तीसरा जो वाक़या था वो महासरा लखनऊ था, जहाँ पर जो है वो रेजिडेंट के अकामत अगाह के अंदर जो है वो बरतानवी बाशिंदों को भूख प्यास और बीमारों को जो है वो कैद में रखा गया था। तो इस वजह से भी जो है वो अंग्रेज मुसलमानों के बहुत सख्त खिलाफ हुए थे। हालांकि हिंदू भी इसमें बराबर के शरीक थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मुसलमानों पर ये जुल्म सितम ढाए गए थे। इस पर जो है वो फिर जब वफद गया था मलका विक्टोरिया के पास, तो उन्होंने जो है वो हालात हासरा का जायजा लेकर आम माफी का ऐलान किया था। जी सर। आपने शायद सवाल नहीं समझा। सवाल मेरा ये था कि हाली और इकबाल ने मलका विक्टोरिया के कसीदे क्यों लिखे। हम ये सवाल जानना चाहते नहीं सर, थे। मैं सवाल का जस्ट जवाब वो गदर का वो थोड़ा सा बस ना वो ऐड करना था। सॉरी इसी सर। दिन गदर के बारे में पूरी डिटेल से बहस करेंगे कि जब ये 11 मई 1857 को मेरठ से ये सिलसिला शुरू हुआ था तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी। और बुनियादी वजह जो है ना वही सुअर की चर्बी वाले अपना कारतूस से सिलसिला शुरू हुआ था। जी हम आगे चलते हैं। सर एक छोटी सी बात जी जी फरमाइए जनाब। सर आपने ये जो इकबाल और हाली के हवाले से बताया कि उन्होंने कसीदे लिखे थे, ये मेरे ख्याल में सिर्फ इकबाल हाली तक ही नहीं था। अगर हम उर्दू के इब्तदाई नावलों को देखें ना, तो इस हवाले से मेरा एक आर्टिकल भी शाया हुआ है, मैं किसी वक्त ग्रुप में पोस्ट करूंगा, नौबादियाती अहद में उर्दू नावल के फिक्री मुहर्रकात। तो उसमें बाकायदा एक जो है ना वो रवैया पाया जाता था, एक इस्तेमार जदगी का था और एक इस्तेमार से मरूब होने का था। ये दोनों जो रवैये थे ना, इनमें नावल नगारों ने भी काफ़ी हद तक अंग्रेजी निज़ाम हुकूमत जो है उसको, अंग्रेज़ों को, हत्ता कि उनकी वर्दियों तक की जो है ना वो तारीफ और तौसीफ की हुई है। यस, ये रवैया आज भी मौजूद है। तो हम चूंकि वो हाली के मरसी और कसीदों की बात कर रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लिमिटेड रहे हैं, वरना तो इस पे काफी लंबी बहस हो सकती है कि उनका प्रोग्राम क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और अगर देखें तो आज भी हमारे मुल्क में अंग्रेजों की बिछाई हुई लेंस पर रेलवे हमारा चल रही है। अच्छा खैर,
उसके बाद है दिल्ली उर्दू अखबार, किसने जारी किया था, इस पर भी बात हो चुकी है कि ये हफ्त रोजा अखबार था। 1837 में ये मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर ने शुरू किया था, और ये पहला इल्मी और अदबी अखबार भी था। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट मरूजी है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को अंजुमन पंजाब का सेक्रेटरी किसने बनाया। ये तो आप सबको पता है कि अंजुमन पंजाब का जो आइडिया था कर्नल हॉलराइट का था, और इसके जो रूह रवां थे वो डॉक्टर लाइटनर थे, और इसके बानी जो थे डॉक्टर लाइटनर थे, और इसके रूह रवां डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, और ये जीसी कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे डॉक्टर GW लाइटनर। जी नेक्स्ट पढ़ें। सर मैं पढ़ दूं, मैम की तरफ जो है वो थोड़ा नेटवर्क का इशू है। जी जी आप पढ़ दे मुन्ना पढ़े आप। गंज हाय ग्राम माया हम नफसान रफ्ता और खंदा जैसी शगुफ्ता और ग्रां कदर तसानीफ से कौन से मुसन्निफ का नाम जहन में आता है? जी बिल्कुल, ये तो रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ है। रशीद अहमद सिद्दीकी जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से था, उन्होंने जो पहली किताब लिखी खाकों की गंज है ग्राम आया, तो गंज है ग्राम आया, इसमें तकरीबन 16 खाके थे। पहला खाका मौलाना मोहम्मद अली जौहर का था, उसके बाद इकबाल का भी इसमें खाका था, और उसके बाद कौन थे सजाद हैदर यलदरम का भी खाका था, और बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का भी इसमें खाका था। तो इसमें एक खाका अयूब अब्बासी का भी है जो कि हमारे सेकंड ईयर के सिलेबस में भी शामिल है। तो ये उनके 16 खाकों की किताब थी। उसके बाद इनकी किताब है हम नफसान रफ्ता। ये हम नफसान रफ्ता, हम नफसान कहते हैं कि वो काबिल लोग जो आपके अहद में मौजूद होते हैं, रफ्ता चले गए, इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पर खाका जो है वो रफ्तगान का लिखा जाता है। ये इंटरव्यू में भी पूछा गया था, डॉक्टर आसिफ खान साहब ने पूछा था। तो हम नफसान रफ्ता यानी वो अहद के काबिल लोग जो कि चले गए थे, उनके खाके लिखे थे। तो हम नफसान रफ्ता में तकरीबन 7 खाके हैं, और इनमें जो खाका कुंदन है इनका बड़ा मशहूर हुआ है। एक कुंदन जो है ना वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चपरासी था, जो घंटी बजाता था ना, उसके मुताल्लिक कर लिखा है। और जब 1947 का वाकया हुआ था तो उसने एक मुसलमान घराने को भी बचाया था, उसका सारा अहवाल है। इसी तरह अबू अल कलाम आज़ाद का खाका भी हम नफसान रफ्ता में है, और पतरस बुखारी का खाका भी हम नफसान रफ्ता में है। और इसी तरह अफजल उलमा कहा था डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक को, वो भी इसी खाके में कहा था। सैयद सुलेमान नदवी का खाका भी इसी हम नफसान रफ्ता में है। ये हम नफसान रफ्ता एक शेर था फैजी का फारसी में, तो ये तरकीब हम नफसान रफ्ता वहां से मुस्तार ली गई थी, और गालिबन इसका इंतसाब भी फैजी का वही अशार ही है, शेर ही है। आए हम नफसान महफिल रफीता वाले नाज दिले माँ, इस तरह का कोई शेर था। अच्छा जी नेक्स्ट क्या है मैडम साहब? तबका निस्वा का मोहसिन किस मुसन्निफ को करार दिया जाता है? जी ये अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है, जिसको मुसव्विर गम भी कहा जाता है। गालिबन अली अब्बास हुसैनी ने इनको कहा था, अल्लामा राशिदुल खैरी को तबका निस्वा का मौसम। अब थोड़ा सा मुझे भूल रहा है, काफी अर्सा पहले पढ़ा था, गालिबन थे वही। जी डेप्टी नज़ीर अहमद के नावलों के किरदारों की एक खास बात यह है कि बिल अमूम तमाम किरदार नेक हैं, बद हैं, मजलूम और बेबस हैं, इसमें बा मुसम्मा हैं। जी इसम बा मुसम्मा है। इसम बा मुसम्मा का मतलब ये है कि जिसका जो नाम है उसकी सिफात भी उसी नाम के मुताबिक, यानी जैसा नाम वैसा काम। मिसाल के तौर पर अगर नसूह है तो वो नसीहत करने वाला है, फहमीदा है तो वो समझदार औरत है, बेदारा है तो वो नौकरानी है या बेदार करने वाली है। इसी तरह जो भी उसके किरदार थे वो अपने काम से मुनासबत रखते थे।
जी नेक्स्ट। पतरस बुखारी ने लाहौर का जोग्राफिया में लाहौर की सबसे बड़ी और मशहूर पैदावार किसे करार दिया है? जी आप सब लोगों ने पतरस के मज़ामीन जो कुल 11 मज़ामीन है सब लोगों ने पढ़े होंगे, और ख़ास तौर पर उनका जो मजमून है लाहौर का जोग्राफिया, ये हमारे सिलेबस में भी शामिल है। इस मजमून में उन्होंने ये बताया कि तलबा, ये वैसे भी लाहौर को कॉलेजों का शहर कहा जाता है, तो पतरस बुखारी के नज़दीक तलबा जो है लाहौर की सबसे बड़ी पैदावार है। तो फिर तलबा की 4 किस्में बताई गई थी, जमाली, जलाली, खयाली और खाली। तो सबसे मशहूर पैदावार तलबा है। जी नेक्स्ट। मन का एक धोबी झींगर का जनाजा, गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा, छिड़काव की गाड़ी, पसीना, दिया सिलाई, फुटबॉल, ख्वाजा हसन निजामी के इस कबील के मज़ामीन की बुनियादी खासियत क्या है? जी बिल्कुल, इनकी बुनियादी सर ये खासियत मन ये के है एक कि धोबी घाट नहीं है? मन के धोबी घाट, मन का नहीं है, मन के। जी सर मुझे अच्छा भी जी, याद आ गया था। मैं ये जो इनके इंशाइये है ना, इनमें हर इंशाइये में तसव्वुफ कार फरमा है, इस पर डिस्कशन हो चुकी है। जी नेक्स्ट। किसी नज्म में अशार की कुल तादाद कितनी होनी चाहिए? नाज़म में अशार की तादाद पर पाबंदी नहीं है। हाँ, गजल में ताक अशार हों, कम से कम 5 हों, तो ज्यादा से ज्यादा की पाबंदी नहीं है। मौलाना हाली के ख्याल में सबसे कारामद सिन्फ़े सुखन कौन सी है? अगर आप मुकदमा शेर व शायरी को पढ़े ना, तो उसमें आप देखेंगे कि अल्ताफ हुसैन हाली ने जो शायर की खसूसियात हैं कि एक जो पोएट होता है, शायर होता है, उसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि उसका तख़य्युल बुलंद हो, और उसका मुशाहिदा कायनात ज़्यादा हो, मुतालिया कायनात हो, और इसके साथ साथ तफ़ाहुस अल्फाज हो। और फिर उसने, अल्ताफ हुसैन हाली ने जो शायरी की खूबियाँ बताई थी, वो सारी की सारी अंग्रेजी नकाद मिल्टन का उन्होंने तर्जुमा कर दिया था। अंग्रेजी नकाद मिल्टन ने कहा था कि जो शेर हो वो इमोशनल हो, सेंसियस हो, सिंपल हो, यानी सादगी, असलियत और जोश। ये उन्होंने जो है ना फिर उसको तर्जुमा कर दिया था। और अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि गजल और कसीदा, इन दोनों में चूंकि कवाफी और रदीफ की पाबंदी होती है, लिहाजा वो कवाफी और रदीफ को पाबंदी को अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे कि मसनवी सबसे बेहतरीन और कारामद सिन्फ सुखान है। एक तो उसमें कवाफी की पाबंदी नहीं होती, दूसरा अशार की पाबंदी नहीं होती, तीसरा मुसलसल मजमून बयान करने की गुंजाइश होती है, चौथा तवील मजमून बयान करने की उसके अंदर गुंजाइश होती है। तो इसलिए फिर उसने कहा था कि कारामद तरीन सिन्फ सुखान मसनवी है। जी नेक्स्ट। सर मजीद आगे पढ़ना है, ये स्लाइड पूरी हो जाए, 5:30 से ऊपर हो गया है टाइम। बस 2-4 मरूज़ें पढ़ लेते हैं। जी सर। मिर्जा दबीर और मीर अनीस ने सिन्फ़े मिर्सिया के लिए किस हैत का इंतखाब किया है? जी अगर हम मरसिया की तारीख देखें, तो इब्तदा में मरसिया मुखम्मस, मुरब्बा, मुसल्लस, गजल या मसनवी की शक्ल में लिखा जाता था। जैसे हम कहते हैं ना कि नुसरती उर्दू का पहला मरसिया मरसिया गो शायर है, तो उसका जो मरसिया था ना, हुसैन का गम करो अजीजा, ये गजल की हैत में लिखा गया था। इसी तरह फजल फजल करीम फजली की जो करबल कथा थी, वो भी एक मरसिया था, लेकिन वो मसनवी की शक्ल में लिखा गया था। फिर मीर जमीर साहब आए, मीर जमीर साहब ने मरसिये के अज्जा मुकर्रर कर दिए, और उसके बाद कहा जाता है कि मरसिये को मुसद्दस में लिखने का सबसे पहला तजुर्बा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने किया था। तो
अनीस की मरसिया निगारी एक किताब है असर लखनवी की, बहुत शानदार किताब है। उसमें असर लखनवी ने कहा था कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने सबसे पहले मुसद्दस की हियत में मरसिये लिखे थे। तकरीबन 91 मरसिये, 91 मरसिये लिखे थे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने। हालांकि मिर्जा रफी सौदा खुद भी ये गजलियात की या मुकम्मस की या मुसल्लस की शक्ल में पहले लिखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुसद्दस की हियत को अपना लिया। और फिर आने वाले जो मिर्जा दबीर थे और मीर अनीस थे, उन्होंने भी इसको मुसद्दस की हियत में लिखा। मुसद्दस की हियत में ये होता है कि 4 मिसरे तो हम काफी और हम रदीफ होते हैं, और 5वां और 6ठा मिसरा हम काफी और हम रदीफ नहीं होते। तो काफी है मेरे ख्याल में इतना आज। जी सर, फिर आगे तो और चीजें। हाँ, फिर वो डिटेल बतानी पड़ती है ओके ना, तो सर। काफी टाइम लग जाएगा उसके वजह से। ओके सर, ऑफ कर दूं फिर मैं? हाँ जी, आप सर मेरा एक सवाल है। सवाल डिस्कशन ग्रुप में सर ने ऑफ कर दिए है, इसलिए अल्लाह हाफिज। सर अगर टाइम देना चाहते हैं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह हाफिज।